बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद हैदर हसन ज़ैदी आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ एक नए एपिसोड के साथ प्रोफेसर एस.एम. रज़ाई साहब के साथ। आज हम उनके साथ जो है इन जनरल डिस्कशन करेंगे। आपने प्रीवियस एपिसोड आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था प्रेस रिलीज़ चार्ट को लेके, राइट। आज हम जो है इन जनरल डिस्कशन करेंगे उसी के हवाले से। तो आए मिलते हैं एस.एम. रज़ा साहब से और आगे गुफ्तगू जो है शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और स्टूडेंट्स और पेरेंट आपका वेलकम है इस शो पे। और जैसा आपने बताया कि पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने NTA जितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगी उसके सारे एग्ज़ाम की डेट हम लोगों ने स्क्रीन पे शो किया था। और एग्ज़ाम की डेट इसलिए शो किया था कि अब आपको लग जाना है, मजबूती के साथ लगना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे अभी 12th में होंगे उनके बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट भी आ रही होगी। एग्ज़ाम की डेट हम लोगों ने बता दिया था और इंशाल्लाह एक एक करके सारे एग्ज़ाम के बारे में हम लोग जो भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं उस पर हम लोग डिटेल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जी। और ये जो कामयाबी का रास्ता जो है, ये जो सफ़र है, ये जो नया रास्ता है, राइट, ये थोड़ा सा टफ है बच्चों के लिए। लेकिन अगर इनका माइंडसेट प्रॉपर हो और अगर उनको सही सवालों के जवाब अगर इन्हें मिल जाए तो डेफिनेटली ये और आगे जो है जा सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग यहाँ बैठे ही हैं आपके लिए और चैनल विन की एक कोशिश शुरू से रही है कि यहाँ से बैठ के आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाई जाए। और अभी जैसे मैंने बताया आपको जी, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन, ध्यान रखें जो बच्चे 12th में हैं किसी भी स्ट्रीम से हों, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बहुत करीब वो आ चुके हैं अब। और जनरली स्कूल में जो प्री बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो नवंबर दिसंबर में स्कूल शुरू कर चुके होते हैं और बोर्ड के प्रैक्टिकल्स भी शुरू हो जाते हैं। और जनरली जो बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट होती है वो भी फरवरी मिड से आ ही जाती है। जी। और मैं छोटे बच्चों को भी यहाँ पे याद कर रहा हूँ जो 10th के बच्चे इस बार हैं, जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए जा रहे हैं इस बार 10th में, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएँ हैं हमारी तरफ से भी और पूरी टीम, चैनल विन की पूरी टीम की तरफ से हम लोग यहाँ दुआ गो हैं आपके लिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा हो। ध्यान रखें 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम की मार्कशीट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट, सही। तो लाइफ में अभी कभी कभी आपको लगता होगा मुझे क्या करना है आगे चल के, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे 10th में थोड़ी भी परसेंटेज आएगी, 12th में मैं देख लूँगा, एंट्रेंस निकाल लूँगा, एंट्रेंस निकालने के बाद मैं बीटेक करके कहीं भी जॉब ले लूँगा। लेकिन ध्यान रखेंगे बीटेक करने के बाद जब जॉब के लिए जाएंगे, जब आप एंट्रेंस कंप्लीट करके और बीटेक कर लेंगे और जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू राउंड आप किसी कंपनी का फेस करेंगे और वहाँ पता यूँ चलेगा कि 2 सीट है और 20 बच्चे आ गए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जी, तो वहाँ पे फिर उनमें से बच्चों को अलग करने के लिए ये सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि 10th में आपके कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, स्कूल में कोई डिबेट हुआ उसमें आपने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, क्विज़ कंपटीशन स्कूल में हुआ था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, स्पोर्ट्स में आपने हिस्सा लिया या नहीं लिया। तो जब स्कूल छोड़े हैं तो ओवरऑल याद रखें, ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ आपको वहाँ से निकलना है। तो इन सब सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए केयरफुल रहना है और बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ से आपको अवेयर कराएंगे जी। तो जैसा आपने कहा कि मार्कशीट भी जो है देखा जाता है, तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो है वो भी देखा जाता है कि कितने मार्क्स उन्हें एज पर सब्जेक्ट्स मिले हैं या ओवरऑल मार्कशीट का कैलकुलेशन देखा जाता है? देखिए जनरली क्या होता है कि आप किसी भी फील्ड में अगर आपने कोई प्रोग्राम कोई कोर्स किया और जब आप कंपनी के इंटरव्यू में आप बैठे तो सबसे पहले कंपनी की कोशिश ये होती है कि वो देखे कि उस सब्जेक्ट में आपकी लियाकत क्या है। जी। अब सपोज़ कीजिए कि अगर मुझे ऑडिटिंग यानी हमने कम्युनिकेशन मास कॉम का अगर कहीं कोर्स ऑप्ट कर लिया और मास कॉम के कोर्स को करने के बाद मैं निकला और किसी टेलीविज़न इंडस्ट्री में कोई किसी चैनल के लिए मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सबसे पहले आपकी क्या देखी जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज में आपकी स्ट्रेंथ, कमांड कैसी है। करेक्ट, डेफिनेटली। तो जैसी नीड होती है वैसी ही चीज़ें देखी जाती हैं। अब आपको इंजीनियरिंग साइड में जॉब लेना है और किसी ने अगर आपसे सवाल ही करना होगा बेसिक, तो वो आपसे सवाल क्या करेगा, मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। जी। अगर आप मेडिकल साइंसेज या पैरामेडिकल की तरफ जा रहे हैं तो आपसे सवाल होगा बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक आपकी हैं उस पर आपसे एकदम सवाल किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट जब भी पढ़ें तो समझ के पढ़ें। जी जी। लेकिन सर सब्जेक्ट अगर उनको समझ में आ ही गया, कॉन्सेप्ट जो है उनको समझ में आ गया, बट द थिंग इज जो कॉमन क्वेश्चन है, ये जो बटरफ्लाइज जो होती है जिसे हम एंग्जाइटी का नाम देते हैं, वो जब एक बार आ जाता है तो स्टूडेंट्स जो है ना और नर्वस हो जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, घबराइए मत किसी चीज़ से।
घबराने से सिवाय आपके अंदर की जो ताकत है, जो आपका पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं वीक होगा। तो घबराना नहीं है। और जो बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो घबराते नहीं है। परेशानी क्या होती है, अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, अब सपोज करें कि मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे लॉ करना है और मुझे ये भी पता है कि 12th के बाद मुझे क्लैट एग्जामिनेशन देना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं 11th शुरू करूँगा, मैं 11 12 भी अपना साथ साथ करता जाऊँगा, साथ साथ क्लैट की तैयारी भी करता जाऊँगा। तो जब मैं परफेक्टली अपने आप को तैयार कर लूँगा तो एग्ज़ाम से पहले मेरे अंदर कोई डर नहीं होगा। करेक्ट। प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप एम बहुत बड़ा कर रहे होते हो लेकिन उसके लिए प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं होती है। आप बहुत पहले से अपने आप को ट्रैक पे नहीं लगा पा रहे होते हो। तो जब भी कुछ प्लान करें ना, डे 1 से लग जाइए, उसके लिए आप तैयारी करना वैसे शुरू कर दीजिए। जब आप अच्छी तैयारी कर लेंगे तो अंदर से खुद ही आपकी आवाज़ आएगी कि एग्जामिनेशन में ऐसा क्या पूछ लिया जाएगा जो हम नहीं जानते। जी जी। और जो बच्चे जो तैयार हैं, उन्होंने, हमने जो प्रीवियस एपिसोड जो हमने किया था, जो ईमेल आईडी हमने दिया था winislam@gmail.com, उन्होंने कुछ सवालात हमें भेजे हैं प्लीज़। और इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि इस सवालात आपसे जो है पूछा जाए और Please. उनको जो है उनके सवालों के जवाब जो है मिल सके। ज़रूर। ऑलराइट। तो इसकी शोएब भी आपसे पूछता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन लास्ट डेट क्या है और क्या क्या एग्जाम्स हैं। देखिए, एनटीए के बारे में जो हम लोगों ने यहाँ से आपको स्क्रीन पे दिखाया, अभी एग्जामिनेशन के फॉर्म्स नहीं निकले हैं। नवंबर आप ध्यान रखेंगे फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे और जेईई मेंस का तो एटलीस्ट फॉर्म आ ही जाएगा। और उसी तरह से दिसंबर जनवरी बहुत ही क्रूशियल पीरियड होगा, उसमें सीयूईटी के फॉर्म आ जाएंगे, उसमें नीट का भी फॉर्म आ जाएगा, सारे फॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो पीछे जो फॉर्म निकले थे पिछले साल, उससे कोरिलेट करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। होता यूँ है कि देखिए, बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। राइट। तो उन सारे बच्चों की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनके लिए एग्जामिनेशंस का सेंटर अलॉट करना, फिर पेपर का अरेंजमेंट, तो इसमें तकरीबन आप मान के चलें कि जो भी एग्जामिनेशन की डेट होती है उससे 2 से ढाई महीने पहले या 3 महीने पहले फॉर्म निकल जाता है। फॉर्म जो आता है, उस फॉर्म के डेट, जो भी डेट आती है, उससे आप मान के चले 15 या 20 दिन के अंदर लास्ट डेट आ जाती है उसके बाद। यानी टोटल आपको 15 से 20 दिन का वक्फा मिलता है फॉर्म को फिल करने का। तो एग्जामिनेशन के फॉर्म्स जैसे निकलेंगे यहाँ से हम अवेयर कराएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे आपको रिलेट करके चलें और जैसी ही डेट आएगी 15 से 20 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिल कर लेना है। जी, बेहतर है। और जैसे कि माहम नकवी ये कहती है कि इस एग्जाम्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हर एग्जामिनेशन के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको जेईई मेंस के थ्रू अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको 11 12th या तो 12th अपीयरिंग या 12th पास होना है पीसीएम कम्बिनेशन के साथ। अगर आपको नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आपको मेडिकल साइंसेज यानी एमबीबीएस, बीडीएस, बीओएमएस, बीएचएमएस और बीएमएस करना है तो आपको या तो 12th बोर्ड अपीयर होना है या पास होना है। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एज ए कम्बिनेशन होना चाहिए। सीयूईटी यूजी के लिए आपको 12th पास होना है, आइदर ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स या साइंस, तीनों में से जिसमें अगर आपको ग्रेजुएशन करना है साइंस में तो डेफिनेटली आपके पास साइंस का कम्बिनेशन 12th में होना चाहिए। उसी तरह से सीयूईटी पीजी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना, ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। और अगर आपको पीजी फिजिक्स में करना है तो आपके पास यूजी प्रोग्राम में फिजिक्स होना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने यूजीसी नेट के बारे में बताया। नेट एग्जामिनेशन देने के लिए बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या तो बीटेक या एमबीबीएस होना चाहिए आपको, अदरवाइज आपको मिनिमम मास्टर्स एमएससी, एमकॉम या एमए होना चाहिए। उसके बाद आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन फेस कर सकते हैं। जी। और अगर कोई स्टूडेंट जो पीजी के लिए फॉर्म भरना चाह रहा है और वो अगर ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में है तो क्या वो अपने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट का आने का वेट करे या अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज टेन्योर वो जाके फॉर्म सबमिट कर सकता है। डेफिनेटली लास्ट ईयर में, लास्ट सेम में अगर हो या अगर लास्ट ईयर, जैसे मैंने बताया कि जेईई मेंस का एग्जामिनेशन जनवरी के महीने में पहला सेशन हो रहा है और जनरली जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं फरवरी से मार्च में होते हैं जी। तो वो बच्चा जो 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन मार्च में फेस करने जा रहा है वो जनवरी वाले सेशन को अपीयर कर सकता है। उसी तरह से अगर आपको पीजी में दाखिला लेना है तो आप या तो ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुके हों या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और एग्जामिनेशन से आप करीब हों तो भी आप इस एग्ज़ाम को आराम से फेस कर सकते हैं। उसी तरह से नीट पीजी के लिए या तो आप ग्रेजुएट हो चुके हों या फाइनल ईयर में हो और यूजीसी नेट के लिए आपको या तो एमए, एमएससी, एमकॉम आप क्वालिफाई हो चुके हों या फाइनल ईयर में हो और आप एग्जामिनेशन लिखने वाले हों, अपीयर होने वाले हों
ऐसे बच्चे इस एग्ज़ाम को ज़रूर फेस कर सकते हैं। जी, बेहतर है। और साहिल रज़ा ये कहता है कि क्या इस साल एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजेस है कंपेयर टू प्रीवियस वन? किसी भी एग्जामिनेशन में कोई ख़ास अभी तब्दीली अभी तक ये सामने नहीं आई है। अगर फॉर्म निकलेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें निकल के सामने आएंगे, लेकिन कमोबेश आप ये मान के चलें कि एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। लेकिन यहाँ से एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जी, जितने भी पेरेंट खासतौर से इस प्रोग्राम के साथ अटैच हैं, आपके लिए बोलना चाहूँगा कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में मैंने देखा है कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पैटर्न 4-5 साल में कुछ ना कुछ तब्दीली के साथ कुछ ना ज़रूर कुछ सामने होते हैं। आते हैं। तो जब भी फॉर्म्स जब निकलेंगे तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि एग्जामिनेशन इस बार जो एंट्रेंस होने जा रहा है उसमें कुछ तब्दीली है या नहीं है। तो जनरली वैसे तब्दीली नहीं है। अदरवाइज़ फॉर्म फिल करने के पहले, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि एक एक लाइन आपको माने बहुत गौर से पढ़ना है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तब फॉर्म को आपको फिल करना है। जी, बेहतर है। और इसमें चेंजेस जो है अमूमन ये देखा गया है 4 से 5 साल लगता है तब जाके कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आते हैं। जी, दिखती है। जनरली वैसे चेंजेस अभी मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बार कोई तब्दीली होगी। जी, परफेक्ट। और राहिल ये कहता है कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है और पेमेंट ऑप्शन क्या है? देखिए, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, जो मैंने फॉर्म भरने की फ़ी के बारे में आपको बताऊं कि जो पिछले साल रही होगी फ़ीस तकरीबन वैसे ही रहेगी इस बार। हाँ, थोड़े से कभी कभी फ़ीस में इंक्रीजमेंट होते भी हैं, लेकिन वो तब पता चलेगा जब फॉर्म शाये होंगे, पब्लिश हो जाएंगे, उस वक्त आपको पता चलेगा। और जहाँ तक फॉर्म के फ़ी को पे करने की आपने बात की है, तो आप फॉर्म का फ़ी जो है आप आजकल बहुत कॉमन यूपीआई आपने देखा होगा, जी, यूपीआई से आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी आप फॉर्म के फ़ी को आप कर सकते हैं पे, या आप बैंक के चालान के थ्रू भी आप फॉर्म के फ़ी को आप पे कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो डेबिट क्रेडिट कार्ड का होता है एंड यूपीआई का होता है। बट यूपीआई में ये भी देखा गया कि कंसर्न जो होता है ये पीपल यूज टू गेट अफ्रेड कि कि ट्रांजैक्शन तो हो जाएगा कि वो सही से कटेगा या नहीं कटेगा। पता चला कि हमारे यहाँ से तो डेबिट हो गया जी, बट उन्हें मिला या नहीं मिला, ये कश्मकश में वो लोग रह जाते हैं। नहीं, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आजकल तो बड़ा सॉफ्टवेयर बेस्ड सारी चीज़ें हैं। जी, यानी फॉर्म आपका रिसीव हुआ या नहीं हुआ, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, फ़ी आपका रिसीव हुआ या नहीं हुआ, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो भी सिस्टम दिया जाए उसको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। मतलब ईमेल पे रिफ्लेक्ट हो ही जाता है बेसिकली। या डेफिनेटली हो जाएगा, उसमें कोई ख़ास मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी है। तो कोई बच्चा अगर जिसने कोई पेपर फॉर्म सबमिशन किया है बेसिकली, तो क्या उसको अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन उसको ईमेल पे आता है अगर वो यूजी कर रहा है या पीजी कर रहा है और एक बार वो एनरोल हो चुका है उस सिनेरियो में, तो क्या उसको अपडेट रहने के लिए मेल से या कोई किसी तरीके से उसको अपडेट मिलेगा कि उसको नेट से ही जो है अपडेट लेना पड़ेगा? या ऑफकोर्स जब ये फॉर्म आप फिल करेंगे तो ब्रोशर में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ओके, आप कभी भी साइट पे जाके देख सकते हैं सारे अपडेट्स। एनटीए की साइट पे जाएंगे रोज़, मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पेरेंट इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपका बच्चा फॉर्म फिल कर ले तो एनटीए की साइट पे हफ्ते में एक बार ज़रूर जाएं। सारे अपडेट वहाँ पे हाईलाइट होते रहते हैं। जो आपके काम का अपडेट है उस पर आप जाएं, क्लिक करें और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है। आपको कहीं किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी अपडेट आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल सकती है। जी। और एकता जोशी ये कहती है कि क्या फॉरेन कंट्रीज़ के कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आराम से कर सकते हैं। बस आपके लिए फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फॉर्म फिल करने के प्राइस भी, और कोर्सेज़ के बारे में आपको पता ही है कि डॉलर में फिर आपको पेमेंट यहाँ करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए कुछ पेरेंट को बता रहा हूँ कि जो जनरली अब्रॉड में, ख़ासतौर से गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, जी, तो पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन 2-3 साल से नीट का गल्फ़ में भी सेंटर ऑलरेडी बन चुका है। ओके, जेई मेंस का एग्ज़ाम गल्फ़ में बैठ के भी आप आराम से फेस कर सकते हैं। वहाँ टेस्ट के सेंटर दुबई, शारजा वगैरह में टेस्ट के सेंटर भी अवेलेबल हैं। तो नीट का और जेई मेंस का सेंटर भी कंट्री से बाहर, यानी कि वहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। अगर आप गल्फ़ कंट्री में रहते हो और आपके बच्चे वहाँ सीबीएसई के स्कूल में या इस तरह के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो अगर इस तरह के एग्ज़ाम को फेस करना चाहते हैं, तो आपको हिंदुस्तान आके इस एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ गल्फ़ कंट्री में अपने सेंटर को ऑप्ट करके अपने बच्चे को वहीं से इस एग्ज़ाम को अपीयर करा सकते हैं। तो ये सारे गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए अप्लाई होता है या सिलेक्टेड गल्फ़ कंट्रीज जैसे मेरे ओमान, ख्याल बहरीन? से जितने बड़े जो
शहर हैं उनके वहाँ पे सेंटर तकरीबन अवेलेबल है। दुबई जैसे मैंने बताया वहाँ पे सेंटर अवेलेबल है। तो नीट और जेई दोनों के सेंटर वहाँ पे अवेलेबल है। तो इट विल बी फिजिकली उनको जाना पड़ेगा कि ये वर्चुअली रहेगा? नो, आपको जितने भी सीबीटी है घर से बैठ के कोई एग्जाम नहीं देना है। सीबीटी जैसे आपका जनरली जो एग्जाम होता है आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, वैसे सीबीटी के लिए भी इस तरह के सेंटर डेवलप किए गए हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर होते हैं। वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ जाके इस एग्जामिनेशन को फेस करना है। राइट। एंड सीबीटी में क्या ये अलाउड है पेन पेपर एंड ऑल दैट ले जाने के लिए? वहाँ ले जा सकते हैं आप, पेन पेपर ले जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ कैलकुलेटर एंड इस तरह के जो डिजिटल डिवाइस है वो आपको अलाउड नहीं है। जी, बेहतर है। और नेहा जे ये कहती है कि डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रोविज़न है क्या? हर जगह पे जी, हिंदुस्तान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD का एक पर्टिकुलर 3% का कोटा होता है। यानी जितनी सीट्स होती है उसमें 3% सीट्स आर रिजर्व फॉर फिजिकली हैंडीकैप या चैलेंज जो लोग होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है। तो अगर कोई भी डिसेबिलिटी हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप एंट्रेंस को फेस करें, आपके लिए सीट वहाँ पे रिजर्व है। ओके, ऑलराइट। और मोहसिन ये कहता है कि एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट किया जाएगा और क्या मल्टीपल एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे? एकदम होंगे। और जितने भी एग्ज़ाम्स जो NTA कंडक्ट करती है मल्टीपल सिटीज़ में, यानी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 500-700 के आसपास सेंटर क्रिएट होते हैं, 350 जगहों पे सेंटर होते हैं। तो सेंटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि कमोबेश हिंदुस्तान के जितने ज़िले हैं सब में अगर जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी आबादी 8 लाख 10 लाख है वहाँ पे तो सेंटर होगा ही होगा। और जितने भी स्टेट के कैपिटल हैं उसमें सेंटर मिलेगा ही मिलेगा। जो स्टेट के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे सेंटर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ में सेंटर है, लेकिन लखनऊ के अलावा कुछ बड़े शहर हैं जैसे कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है। इन जगहों पे भी नीट के और जेईई मेंस के, क्लैट के, CUET UG के इनके सेंटर वहाँ पे मौजूद हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके आसपास ही होगा, आपके शहर में होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई स्टूडेंट बाई चांस लेट हो गया तो इस सिनेरियो में क्या होगा? जो टर्म एंड कंडीशन, जो रूल एंड रेगुलेशंस एग्जामिनेशन के हैं वो तो स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे। अगर आप लेट हो गए एक पर्टिकुलर टाइम तक, जो रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है जी, अगर रिपोर्टिंग टाइम तक आप सेंटर पे नहीं पहुंच पाए तो आप फिर एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखना है आपको, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आप पहुंच जाएं वो बेहतर है। रास्ते में जल्दीबाजी नहीं करना है आपको। तो मसलन अगर 5-10 मिनट भी लेट हो गया अगर कोई कैंडिडेट फॉर एग्जांपल, तो क्या वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा? अलाउ नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो टर्म एंड कंडीशन, अगेन मैं एकदम यहाँ जोर दे के बोलना चाह रहा हूँ, एग्जामिनेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन सब को आपको फॉलो करना है। जो रिपोर्टिंग टाइम है अगर उस रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं पहुँचेंगे आप, हो सकता है आप एग्जामिनेशन मिस कर जाएं। जी। और ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये अमूमन बैक टू बैक होते हैं या इसमें कोई गैप देखने मिलता है? देखिए, अगर आपने सेशन 1 लिया तो आपको एक ही डेट आप ऑप्ट करेंगे। करेक्ट। एग्जामिनेशन तो सारे दिन होगा लेकिन अलग अलग बच्चों के अलग अलग स्लॉट्स होंगे। आपको ये एग्जामिनेशन एक ही बार देना है। स्कूल जैसा एग्जामिनेशन आपको यानी 10 बार, कभी सोशल का, कभी इंग्लिश का, ऐसे नहीं देना है। एक सिटिंग में, एक दिन में ही आपका एग्जामिनेशन एंट्रेंस होगा और उसके बेस पे आप के मार्क्स और डेफिनेटली कट ऑफ वहाँ से क्रिएट होगी। और कितने स्टूडेंट्स होते हैं एक सेंटर के अंदर मसलन? डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ द सेंटर पे। बड़ा सेंटर होता है तो किसी किसी सेंटर पे CBT में 5000 की भी कैपेसिटी होती है, किसी सेंटर की 1000 की होती है, किसी की 500 की होती है। तो डिपेंड करता है इस बात पे कि जिस सेंटर पे आप जा रहे हैं वो सेंटर कितना बड़ा है। जनरली मुझे लगता है कि 1000-2000 बच्चे ज़रूर एक सेंटर पे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि भीड़ भी है तो आपको पहले पहुँचना है। जितना पहले पहुँचेंगे उतनी ही आप सहूलत से सारी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। और फिर सिटिंग अरेंजमेंट भी उनके हिसाब से ही होती होगी, आई थिंक एक बेंच पे एक या समथिंग लाइक दैट। कंप्यूटर में तो ये होता है कि आपको एक छोटा सा वर्टिकल मिल जाएगा, आपका कंप्यूटर रखा होगा, आप बैठे अपने वर्टिकल में आप पेपर दीजिएगा। नीट के लिए जो CBT नहीं है, जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, उसके लिए आप डेफिनेटली एक बेंच पे 2 या 3 बच्चे बैठते हैं। जो सेपरेशन, जो गैप होता है वो गैप मेंटेन होता है
और जैसे आप स्कूल के एग्ज़ामिनेशन, जब बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन आप देने जाते हैं, जहाँ आपका सेंटर जो आपके स्कूल से अलग होता है, जब आप जाते हैं तो मेन गेट पे ही आपको आपका रोल नंबर मेंशन होता है और उस रोल नंबर में लिखा होता है कि किस रूम में आपकी सीट है। और वहाँ जब आप रूम में पहुँचते हैं तो रूम के बाहर भी आपका रोल नंबर किस रूम है, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो जैसे आपको स्कूल में सारी चीज़ें मिलती हैं वैसे ही वहाँ मिलेंगी, कुछ भी अलग नहीं है, परेशान नहीं होना है। मतलब जैसा हॉल टिकट हमें मिलता है 12 जी जी के जी लिए, वैसा। एग्जैक्टली वैसे ही सारी चीज़ें वैसी ही होंगी, बस तैयारी अच्छे से करके जाना है आपको। जी, बेहतर है। नेहा जे ये कहती है कि एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान अपलोड करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है? जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आधार तो आप मैंडेटरी हो ही चुका है आधार। इसके अलावा अगर आप 12 पास हैं तो 12 की मार्कशीट, इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे, इन सब सारी चीज़ों को रखिएगा। इससे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे, जब कॉलेज में आप जाएंगे दाखिले के लिए, उस वक्त सारे सर्टिफिकेट के ओरिजिनल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जी, राइट। एंड ग्राहम ग्रीशियस ये कहते हैं कि एग्ज़ाम के दिन क्या गाइडलाइंस है और क्या ड्रेस कोड है कुछ? देखिए, ड्रेस कोड में नीट में थोड़ा सा है, तो ड्रेस कोड के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जब फॉर्म निकलेगा तो उस वक्त ज़रूर पढ़ के आपको जाना है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ध्यान रखना है। ड्रेस कोड पे भी है, चीज़ों को ले जाने पे भी है, वाटर बोतल कैसा आपको ले जाना है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, सारे एक एक पॉइंट जब एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म आते हैं उसमें मेंशन किया जाता है कि एग्ज़ामिनेशन प्रोटोकॉल्स क्या हैं। तो प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये देखना है जो गाइडलाइंस है वो कहाँ देखने मिलेगी फिर? जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म की जो बुकलेट आएगी उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन, बुकलेट में पूरी एक एक चीज़ें मेंशन होती हैं। वो एनटीए की साइट पे अवेलेबल भी है। ओके, मतलब जैसे पानी बॉटल हो गई अगर हम बाहर से लेके आ रहे हैं ऑल दैट, सो ये सब बेसिक चीज़ जो है लेकिन वो बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सो मेंशन है कि कैसी बोतल होनी चाहिए, क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं। जी, राइट। एंड इज देयर एनी प्रोविजन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी और पेपर पेन टेस्ट, पीपीटी? बिकॉज ये सवाल जो है अननोन ने भेजा है, उनका नाम नहीं है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इज देयर एनी प्रोविजन फॉर सीबीटी और पीपीटी? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया एनटीए के 6 एग्ज़ाम के बारे में मैंने बताया, तो एक्सेप्ट नीट में पेन पेपर एग्जामिनेशन है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन, अदरवाइज सारे एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि पेपर बचाना है और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। जी जी, राइट। एंड फिरदौस ये आपसे सवाल करती है कि क्या इसका मॉक टेस्ट होगा? बिकॉज डेफिनेटली जो है ये फैमिलियर नहीं है उस एग्ज़ाम पोर्टल्स को लेके या व्हाटएवर, सो क्या इसका कोई मॉक टेस्ट या ऐसा कुछ होता है? सारे एग्जामिनेशन, जितने एग्जामिनेशन आप फेस करेंगे, सबका मॉक टेस्ट पेपर साइट पे अवेलेबल है। आप जाएं, डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उस पेपर को देखें। जहाँ जहाँ वीक एरिया उस पर काम करें, लेकिन ध्यान रखें, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, जब भी किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएं, उतना ही यूज़ करें उस प्लेटफॉर्म को जितनी आपकी ज़रूरत है। वहाँ से फ़ौरन निकलिए, पेन पेपर किताब उठाइए, किताब के साथ अटैच होकर पढ़ाई कीजिए। जी, ऑलराइट। एंड अब्दुल करीम ये पूछता है कि विल देयर बी मल्टीपल सेशन और शिफ्ट फॉर द सेम एग्जाम एंड हाउ कैन कैंडिडेट कैन चेक देयर सेशन? सेशंस मल्टीपल होंगे, पर आपको कोई एक ही सेशन, एक ही दिन आपको एग्ज़ाम देना है। सेशन डेफिनेटली मल्टीपल होंगे। अगर जैसे अभी जे मेंस के बारे में ही चल रहा है, 15 जनवरी से 1 फरवरी के बीच की डेट है, तो 15-16 दिन ये एग्ज़ाम्स चलेंगे और सेशंस 2-3 हो जाते हैं। तो आपको किसी एक सेशन को ही ऑप्ट करना है, मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग सेशन को, और एक सेशन में आपको एग्ज़ाम देना है। मल्टीपल सेशन ज़रूर होंगे। तो मल्टीपल सेशंस के अलग अलग डेट्स होते हैं, राइट? डेफिनेटली अलग अलग डेट्स होंगी, अलग अलग डे में भी अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग टाइमिंग्स होंगी। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट अलग है, आफ्टरनून अलग है, इवनिंग शिफ्ट अलग है। और इनके डेट्स एंड टाइम जो है वही है जो हमने स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट किया है। वो आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप खुद से भी अपनी डेट को ऑप्ट कर सकते हैं। ये मौका आपको दिया जाएगा कि आप अपनी डेट और शिफ्ट भी आप चूज़ कर लें। तो इसकी पूरी आज़ादी आपके पास है। तो फॉर्म फिल करते वक्त आप अपने से डेट को ऑप्ट करें। और सो टाइमिंग्स भी ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, शिफ्ट एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। एंड व्हाट इज इट लाइक लास्ट टाइमिंग क्या हो सकती है? लाइक इवनिंग 7 o'clock है या 8 o'clock समथिंग? मतलब 6:30 तक सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो क्योंकि बच्चियाँ होती हैं और कोशिश यही होती है कि सनसेट के पहले बच्चे घर पहुंच जाएं।
जी। अब जनवरी में विंटर है, आपको पता ही है कि काफ़ी पहले शाम हो जाती है, और लेकिन अप्रैल में तो खैर शाम देर में होती है, तो इसका भी ख़ास ख्याल जो है NTA रखता है। तो मॉर्निंग में 9 o'clock 8:30 से सेशन शुरू हो जाते हैं एग्ज़ाम के। जी। ऑलराइट, ओके। एंड AP नायर ये कहता है कि सर आई एम स्टडीइंग इन कनाडा, UG के लिए उनको अप्लाई करना है, लेकिन ये कनाडा में है, तो क्या ये अप्लाई कनाडा से कर सकते हैं हिस्से? देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको देखना है कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सर जो नाज़रीन, जो व्यूवर्स है, खास करके जो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे? अच्छे से आप जिस एग्ज़ाम के फॉर्म को आपको फिल करना है, या जहाँ भी आपको जिस कोर्स की तरफ आपको निकलना है, सबसे पहले आप प्रीवियस 10 to 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख लें, और देखें कि आप अभी उस पेपर को कितना आप कर पा रहे हैं और कितनी कमियां आपके अंदर हैं उसमें। और बिफोर गोइंग इन रियल एग्जामिनेशन आपको उन सारी कमियों को दूर कर लेना है। और इसके साथ साथ जो भी आपके आसपास या आपके रिलेशन में कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर चुका है, उससे भी आप मिलें, उससे भी स्ट्रैटेजी डेवलप करें। अपने टीचर से भी आप बात करें, जो आपके आइडियल टीचर हैं उनसे भी सलाह मशवरा करें। अपना एक जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे हैं, जो अटेंटिव बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, आप उनके साथ भी अटैच रहें और ख़ूब अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम टेबल अच्छे से मेंटेन करें, और बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन का भी ध्यान रखते हुए और एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से आप करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी, कभी नहीं जाती। और साथ साथ ये ध्यान रखें कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है, तो बहुत जल्दी से सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं आएंगी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचें, आपके वालिदैन ने दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हासिल की हैं, उसके लिए कितनी उन्होंने मेहनत किया होगा। जी। तो घर से ही आप सबक ले सकते हैं। आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, सोचे कितनी मेहनत करके उन्होंने सब्जेक्ट डेवलप किया है, तो आपको वो टीच कर पाते हैं। तो इन सब जो आस पास में जो चीज़ें होती हैं, उनसे हमको सबक हासिल करना है, लेसन लेना है। जो आपके बैच का बच्चा होगा, जो आपकी क्लास का बच्चा होगा, कैसे और बच्चों से आगे निकल रहा है, उससे आपको लर्निंग लेना है। अपनी गलतियों पे काम कीजिए, पैशनेट और मोटिवेटेड रहिए, डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन से बहुत दूरी बनाए रखिए। उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़िंदगी में अच्छे एक इंसान बन के आप निकलेंगे। जी बेशक। और इंशाल्लाह हम फिर एक नए एपिसोड में जब आएंगे तो हम और एंट्रेंस एग्ज़ाम और दूसरे इन जनरल डिस्कशन ऑन एजुकेशन पे हम जो है गुफ्तगू करेंगे। फिर दुनिया बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका अभी तो यहाँ जिक्र भी नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और आपको जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताएं, और एक एक जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनके बारे में आपको हम बताते रहें, यहाँ से अवेयर कराते रहें। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर कोई नया टॉपिक इंशाल्लाह लेके हम बैठेंगे और यहाँ से आपको हम बताएंगे कि नई नई फील्ड में अगर आपको अपना फ्यूचर या करियर बनाना है तो आपके लिए बेहतरीन रास्ता क्या हो सकता है, यानी कामयाबी का रास्ता क्या हो सकता है। जी। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में आपको अपना रास्ता जो है मिल गया होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए सवालात और जवाब के साथ। और तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। देखते रहिए चैनल विन। खुदा